हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के आज के सेशन में। आज आशा करते हो आप सब स्वस्थ होंगे। हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स सूर्य से बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित न्यूज़पेपर का सार देखेंगे। सूर्य से बुलेटिन का सार हम यहाँ देखेंगे। आज है गुरुवार 14 मई 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत 2083। चलिए देखते हैं आज के सेशन में। यमुना जल समझौता। यमुना जल समझौते के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली की यात्रा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय उन्होंने बैठक की थी। यमुना जल समझौता पाइपलाइन परियोजना समय सीमा टाइमलाइन देखें तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना ताकि परियोजना को जल्द पूरा किया जा सके। संयुक्त DPR हरियाणा सरकार के साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR साझा की गई है। कार्य प्रक्रिया देखें तो अधिकांश टैपिंग पॉइंट्स की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इसे जल्द ही केंद्रीय जल आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद धरातल पर काम शुरू होगा। लाभान्वित क्षेत्र हम देखें तो हथिनी कुंड बैराज से जुलाई अक्टूबर के बीच आवंटित पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र को और अन्य जिलों को पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान को 577 MCM पानी पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए उपलब्ध होगा। प्रमुख बांध एवं जल भंडारण परियोजनाएं देखें तो बैठक में ऊपरी यमुना बेसिन में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनसे राजस्थान को भविष्य में पानी मिलेगा। जिनमें हम देखें तो किसाऊ परियोजना जो टोंस नदी पर बनाई गई है, 1324 MCM पानी इससे उपलब्ध होगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। किसाऊ परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। लखवार बांध यमुना जल, इससे 331 MCM उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। रेणुका परियोजना गिरी नदी पर है, 498 MCM हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। रेणुका परियोजना रेणुका बांध पर। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राजस्थान को कुल 201 MCM अतिरिक्त जल प्राप्त होगा। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर सहमति बनी है। परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दिल्ली को हरियाणा के रास्ते राजस्थान से जोड़ने वाली RRTS जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसका सीधा लाभ राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा। अन्य महत्वपूर्ण चर्चा देखें तो भिवाड़ी जल भराव। बैठक में भिवाड़ी राजस्थान में होने वाली जल भराव की समस्या को स्थायी समाधान पर वार्ता की गई। सहयोग की भावना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपसी समन्वय से दोनों राज्यों के विकास और कार्यों को नई गति मिलेगी। ऐतिहासिक संदर्भ राजस्थान और हरियाणा के बीच इस समझौते के लिए 17 फरवरी 2024 को एक MOU हस्ताक्षर किए गए थे। ईंधन बचत के लिए विशेष दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री जी की अपील के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जनप्रतिनिधि के काफिलों में कमी करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने और अनावश्यक वाहनों का उपयोग न करने को कहा गया है। कार्यक्रमों में कटौती के लिए ईंधन की खपत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की संख्या में भी कटौती करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति महत्वपूर्ण स्वीकृतियां इसके तहत दी गई हैं, जिनमें हम देखें राज्य सरकार ने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रमुख विकास परियोजनाएं देखें तो दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 3.30 करोड़ रुपए की लागत के टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। दौसा में चूरू में लकड़ी उत्पादों पर टेस्टिंग की जाएगी। सीजनिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन BIS टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी चूरू में। डीडवाना कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.5 करोड़ रुपए की लागत से CNC मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। फलोदी में सोनामुखी के लिए 2.35 करोड़ रुपए की लागत से क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस फैसिलिटी विकसित की जाएगी। बालोतरा में वस्त्र उत्पादों की डिजिटल प्रिंटिंग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापित किया।
वित्तीय सहायता और अनुदान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत 2024 की नीति है, उसके तहत सरकार सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दे रही है, जिनमें मार्जिन मनी चयनित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जा रहा है। तकनीकी सहायता एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन IPR पर 3 लाख रुपए की पुनर्भरण दिया जा रहा है। विपणन मार्केटिंग के लिए मेलों और आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सहायता दी जा रही है। वेबसाइट विकास के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जा रही है। इसके तहत प्रगतिरत अन्य योजनाएं देखें तो राज्य अन्य 6 जिलों में 5.85 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए 2 करोड़ की लागत से मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। हनुमानगढ़ में 1.5 करोड़ की लागत से रूरल हाट का निर्माण किया जाएगा। कोटा में 30 लाख की लागत से CFC का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य दौसा और डीग जिलों में सिलिकोसिस बचाव शिविरों के माध्यम से 1500 से अधिक लाभार्थियों और स्वास्थ्य जांच सुरक्षा किट प्रदान की गई। ग्राम रथ अभियान एवं जनसंपर्क फलोदी में ग्राम रथ अभियान और जनसंपर्क किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा शिक्षा मंत्री एवं फलोदी जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जिले के दौरे के दौरान ग्राम रथ अभियान का अवलोकन किया। उद्देश्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2024 में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीणों को आधुनिक कृषि की तकनीकों से जोड़ना। जन सुनवाई ग्राम पंचायत कोल्लू पाबूजी में ग्रामीणों की परिवेदनाएं और शिकायत सुनी। शिक्षा मंत्री जी ने समस्या निवारण तंत्र किसी भी समस्या के लिए 30 स्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की जानकारी दी गई। प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उपखंड और तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई की जाती है। प्रमुख राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिनमें बैठक के दौरान मंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डाला है। पालनहार योजना पालनकर्ता को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाते हैं पालनहार योजना के तहत, ताकि बच्चों के पोषण और शिक्षा में मदद मिल सके। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में लाभ सरकारी विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस और खाना और साइकिल दी जा रही है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 70,000 रुपये दिए जा रहे हैं स्कूटी के लिए। आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-मित्र या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संध्या चौपाल ग्रामीणों से संवाद विधि एवं संसदीय मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल ने विधानसभा क्षेत्र लूणी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में संध्या चौपाल के माध्यम से जन सुनवाई की। आगामी कार्यक्रम उन्होंने किसानों को 23 से 25 मई 2026 तक JCC सीतापुरा जयपुर में आयोजित होने वाले ग्राम कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। चौपाल के दौरान कृषि, पशुपालन, सिंचाई, विद्युत, पेयजल एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। हथकरघा बुनकर जिला स्तरीय पुरस्कार राज्य सरकार ने बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वे बुनकर जो पिछले 3 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें पिछले 3 वर्षों में यह पुरस्कार नहीं मिला है, वो इस हथकरघा बुनकर जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि रखी गई है 15 मई 2026। जमा स्थान है आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर में कार्यकाल में जमा किए जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं ग्रामीण विकास ग्रामों में शहरों की तर्ज पर आगामी 2 वर्षों में शहरों की तर्ज पर स्ट्रीट लाइटिंग की जाएगी। समुचित रोशनी की व्यवस्था की जाएगी स्ट्रीट लाइटिंग की आगामी 2 वर्षों में। टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप चैटबॉट टेल 14C भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और जागरूकता के लिए नई पहल शुरू की गई है। चैटबॉट नंबर है व्हाट्सएप पर आधारित इस प्लेटफॉर्म का नंबर 9319301930 है। उद्देश्य यह विशेष रूप से उन मामलों के लिए जहां साइबर ठगी का प्रयास हुआ हो लेकिन व्यक्ति आर्थिक नुकसान से बच गया हो। रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म टेल 14C एक संदिग्ध साइबर गतिविधि रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां केवल अपराध के प्रयासों की जानकारी दी जा सकती है। राजस्थान पुलिस की भूमिका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम वीके सिंह के अनुसार राजस्थान पुलिस इस पहल को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। तो राजस्थान में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम के वीके सिंह जी। चैटबॉट का उपयोग कैसे करें तो व्हाट्सएप नंबर
9319301930 पर चैट शुरू करें और अपनी भाषा चुनें। रिपोर्टिंग का विकल्प नाम, पिन कोड, राज्य, जीपीएस लोकेशन और घटना की तारीख भरें। संदिग्ध वेबसाइट, ईमेल, यूआरएल, यूपीआई आईडी, संदिग्ध कॉलर नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी साझा करें। घटना से संबंधित फोटो या स्क्रीनशॉट अपलोड करें। विवरण जांचने के बाद सबमिट करें, जिसे शिकायत 14C पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। साइबर अपराध की शिकायत कहाँ करें? यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो चुका है तो उसे आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसे निम्नलिखित माध्यम का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। हेल्प डेस्क 9256001930 और 92575010 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अमृत 2.0 परियोजना के निर्देश। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य फोकस राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में संचालित सीवरेज और शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की गति को बढ़ाना। स्वायत्त शासन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडीडी विभाग को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। समयबद्धता, केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित अनुमतियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है। नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा इन परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। जयपुर नगर निगम आयुक्त को भी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के विशेष निर्देश दिए गए। अलवर कोट कासिम में प्रस्तावित एमआरओ फैक्ट्री। अलवर में कोट कासिम में एमआरओ फैक्ट्री प्रस्तावित है। राजस्थान के अलवर जिले में विमानों की मरम्मत के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करने की योजना है। एमआरओ का अर्थ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल। एमआरओ का अर्थ है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल। यहाँ विमानों की तकनीकी जांच की जाएगी, मरम्मत की जाएगी, पुर्जों के बदलाव का काम भी किया जाएगा। प्रस्तावित स्थान है अलवर का कोट कासिम, जहाँ एनसीआर की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी। यह एनसीआर की पहली फैक्ट्री होगी। वर्तमान में दिल्ली, जेवर, जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े विमानों के रखरखाव के लिए एनसीआर में कोई बड़ा केंद्र नहीं है। रोजगार के अवसर। इस फैक्ट्री से लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। भूमि आवंटन। यहाँ वर्ष 2012-13 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित था, जिसके लिए 1100 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन वह परियोजना नोएडा के जेवर में शिफ्ट हो गई है। अब इसी स्थान पर एमआरओ केंद्र और हवाई पट्टी विकसित करने की कवायद शुरू की गई है। अन्य केंद्र देखें तो वर्तमान में भारत के हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कोचीन में एमआरओ केंद्र संचालित है। राजस्थान के किशनगढ़ में भी ऐसी केंद्र विकसित करने की योजना है, जहां जमीन आवंटित कर दी गई है। किशनगढ़ में भी एमआरओ प्लांट की योजना है। जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का विस्तार और आधुनिकीकरण। पोर्च का विस्तार किया गया है, जिसमें यात्रियों को तेज धूप, बारिश और से परेशानियों से राहत दिलाना इसका उद्देश्य है। पोर्च बिल्डिंग की शेड कैनोपी की लंबाई मौजूदा पिलर्स तक बढ़ाई जाएगी। क्षमता में वृद्धि की जाएगी। विस्तार के बाद पोर्च की क्षमता में करीब 1.5 गुना तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले सप्ताह से कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पूरा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। अन्य सुविधा देखें तो यात्री सुविधा। यात्रियों के उनके परिजनों के बैठने के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा। टर्मिनल 2 के पोर्च में केवल 2 लेन होने के कारण वीआईपी मूवमेंट पर यह भारी ट्रैफिक के समय भीड़भाड़ हो जाती थी, जिसे विस्तार कर सुधारा जाएगा। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का बाहरी स्वरूप लुक और अधिक आकर्षक दिखाई देगा। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम घोषित किया गया, जिनमें बुधवार को 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें अजमेर रीजन के आंकड़े हम देखें तो बेटियों का दबदबा लगातार 19वें साल बेटियां शीर्ष पर रही हैं। प्रतिशत देखें तो छात्राओं का परिणाम रहा है 90.14% और छात्रों का परिणाम रहा है 84.26%, जो पिछले सालों की तुलना में अच्छा था। पिछले सालों की तुलना में कम रहा है। छात्राओं का प्रदर्शन देखें तो 5.88% छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। कुल परिणाम देखें तो अजमेर रीजन में कुल परिणाम 86.78% रहा है अजमेर रीजन का, जो पिछले साल 90.40% के मुकाबले कम है। अजमेर रीजन देश में 11वें स्थान पर रहा है, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था, तो एक स्थान फिसल कर 11वें स्थान पर रहा है। परीक्षाएं 17 से 9 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। इस बार कॉपियों की जांच ऑन स्क्रीन कंप्यूटर के माध्यम से की गई थी।
बोर्ड्स ने टॉपर को मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। विद्यार्थियों की अंक तालिका या माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से भेजे जाएंगे। राजस्थान रोडवेज रियायती टिकट के लिए नई डिजिटल व्यवस्था। रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बस यात्रा को पारदर्शी बनाने हेतु कड़े नियम लागू किए, जिनमें अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। अब केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में रियायती टिकट मिलेगा जिनका रोल नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित होगा। समय सीमा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में कम से कम 36 घंटे पहले प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आवश्यक दस्तावेज एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा और सत्यापन के लिए OTP के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। नई व्यवस्था मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। मेड़ता सिटी में राव दुद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मेड़ता सिटी नागौर में राव दुद्धा की प्रतिमा। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में एक भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मेड़ता के संस्थापक राव दुद्धा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को किया जाएगा। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी होंगे। विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी होंगे। कार्यक्रम का प्रतिमा के अनावरण के पश्चात पब्लिक पार्क में एक जनसभा आयोजित की जाएगी। जैसलमेर में राज्य पक्षी घोड़ावन की संख्या बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिनमें नए चूजों का जन्म हुआ है। रामदेवरा में 10 मई को और सम ब्रीडिंग सेंटर में 11 मई को कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से एक नए चूजे का जन्म हुआ है। इन जन्मों के साथ दोनों केंद्रों में घोड़ावनों की कुल संख्या अब 86 हो गई है। राजस्थान में अब टोटल घोड़ावनों की संख्या 86 हो गई है। ब्रीडिंग डेटा अपडेट तो इस वर्ष अब तक केंद्रों में 18 चूजों का जन्म हुआ है, जिनमें से 13 कृत्रिम गर्भाधान से और 4 प्राकृतिक तरीके से पैदा हुए हैं। प्राकृतिक आवास बनाम केंद्र। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार खुले जंगलों में करीब 128 घोड़ावन है, लेकिन वहां साल भर में केवल 2 चूजों का ही जन्म दर्ज किया जाता है। विशेष टनल का निर्माण किया जाएगा। सुरंगनुमा संरचना। भविष्य में चूजों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने के लिए रामदेवरा सेंटर में एक विशेष टनल बनाई जा रही है ताकि उन्हें प्राकृतिक माहौल मिल सके। राजस्थान खेल अकादमियों की स्थिति। खिलाड़ियों के सामने संकट। प्रदेश में खेल अकादमियों के बंद होने से उभरते खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य समस्या है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा फूड टेंडर भोजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण आवश्यक खेल अकादमियाँ शुरू नहीं हो पाई हैं। अकादमियों की संख्या। प्रदेश में कुल 43 खेल केंद्र हैं, जिनमें 25 खेल अकादमियाँ हैं और 8 प्रस्तावित है। ठप चयन प्रक्रिया। फरवरी में ट्रायल और चयन प्रक्रिया पूरी होने के 2.5 महीने बाद भी नया सूत्र नहीं शुरू हुआ है। खिलाड़ियों की नियमित प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। विशेषकर मई जून का समय एथलेटिक्स और हॉकी कुश्ती जैसे खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जापान में संस्कृत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना। टोक्यो जापान में संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक शोध और अध्ययन के लिए एक विशेष संस्थान शुरू किया गया है, जिनमें सहयोगी संस्थान हैं जगन्नाथ सोसाइटी ऑफ जापान, हिंदू सेवक संघ जापान और वर्ल्ड संस्कृत स्टडी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में इस केंद्र की स्थापना हुई है। केंद्र संस्कृत को केवल प्राचीन भाषा न समझकर इसे विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक उपयोगी भाषा के रूप में स्थापित करेगा। मुख्य बिंदु ये रहा है कि जयपुर के डॉक्टर डी.पी. शर्मा ने संस्कृत को सिंथेटिकल, लेक्सिकल और सेमेंटिक दृष्टि से आधुनिक विज्ञान और तकनीक के लिए अहम बताया है। यह केंद्र प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ भविष्य की ज्ञान भाषा के रूप में संस्कृत पर शोध करेगा। चिकित्सा शोध। जन्मजात बीमारियों पर जेनेटिक रिसर्च। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने एक महत्वपूर्ण शोध किया है जो दुर्लभ बीमारियों के उपचार में सहायक होगा। मुख्य विषय देखें तो शोधकर्ताओं ने एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जैसे दुर्लभ जन्मजात बीमारी के जेनेटिक आधार से जुड़े तथ्यों का खुलासा किया है। यह शोध सेल प्रेस समूह के प्रतिष्ठित आई साइंस। इसमें प्रमुख शोधकर्ता रहे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर प्रोफेसर प्रवीण माथुर ने इस शोध का नेतृत्व किया है। उनके साथ मणिपाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रशांत एन सुरावझला और SLBS के डॉक्टर कृष्णा मोहन मेडीचेरला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीक और पद्धति। शोधकर्ताओं ने उत्तरी भारतीय रजिस्ट्री के मरीजों पर WES तकनीक का उपयोग किया और महत्वपूर्ण
20 महत्वपूर्ण जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की। भविष्य का प्रभाव देखो तो यह शोध ARM जैसी बीमारियों को शीघ्र ही पहचान कर सटीक उपचार रणनीतियाँ तैयार करने का में एक मील का पत्थर साबित होगा। EIN टेक्स थीम पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जयपुर में एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 16 मई से शुरू होकर 2 दिन तक चलेगी, अर्थात 16 और 17 मई को चलेगी। इस आयोजन की थीम AIN टैक्स रखी गई है, जिसमें टैक्स एक्सपर्ट्स विभिन्न तकनीकी विषयों पर मंथन करेंगे। प्रमुख चर्चा देखें तो कॉन्फ्रेंस में कुल 6 टेक्निकल सेशन और 2 पैनल डिस्कशन होंगे। चर्चा के विषयों में AIN टैक्स लॉ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड GST शामिल है। इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विभाग की कार्यवाही और ट्रस्ट NGO से संबंधित विषयों पर भी विचार किया जाएगा। अन्य कार्यक्रम में देखें तो मुख्य कार्यक्रम से पहले 15 मई को एक फ्रेंडली बॉक्स क्रिकेट का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान 100 आइकॉनिक्स वीमेन इंडिया ऑफ 100 आइकॉनिक वीमेन ऑफ इंडिया 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें जयपुर की भी एक प्रतिभा को सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तित्व है जयपुर की समाज सेवी और ब्यूटी क्वीन शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को भी 100 आइकॉनिक्स वीमेन ऑफ इंडिया 2026 से सम्मानित किया जाएगा, जो दिल्ली में आयोजित होगा। पुरस्कार का नाम है, उन्हें 100 आइकॉनिक्स वीमेन ऑफ इंडिया 2026 के खिताब से नवाजा जाएगा। शिखा शर्मा दया दृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक और निर्देशक है। चयन प्रक्रिया देखें तो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए देश भर से 100 प्रेरणादायी महिलाओं का चयन किया गया है, जिसमें शिखा शर्मा ने अपनी जगह बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता, राजस्थान की वंदना का चयन हुआ है। राजस्थान की बेटी वंदना शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। जिनमें खिलाड़ी का परिचय देखें तो वंदना शर्मा श्री गंगानगर के गांव साहूवाला की निवासी है। साहूवाला श्री गंगानगर की निवासी है वंदना शर्मा, और वर्तमान में टाटिया यूनिवर्सिटी में BPA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। 15वीं एशियन कुराश चैंपियनशिप 2026 यह प्रतियोगिता तजाकिस्तान में दुशांबे में आयोजित की जा रही है। प्रथम एशियाई सीनियर कुराश कप वंदना उज्बेकिस्तान में नुकुस में 21 मई से 25 मई तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। उपलब्धि देखें तो इस चयन के लिए उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जयपुर जगतपुरा तीरंदाजी रेंज से बना खिलाड़ियों का केंद्र। जयपुर के जगतपुरा स्थित तीरंदाजी रेंज की लोकप्रियता और सुविधाओं को लेकर मुख्य बिंदु देखें तो विस्तारित लोकप्रियता राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी युवा खिलाड़ी यहाँ अभ्यास के लिए आ रहे हैं। वर्तमान में 50 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोच अर्जुन यादव के अनुसार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की सुविधा है। नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता और प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने चाहिए। गर्मियों को देखते हुए परिसर में कूलर, पंखे व स्थायी पेयजल की व्यवस्था करना जरूरी बताया गया है। यमुना जल समझौता 32 साल बाद धरातल पर। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लेकर ऐतिहासिक सहमति बनी है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ने DPR पर मुहर लगा दी। अब इसे सेंट्रल वाटर कमीशन CWA के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। परियोजना का विवरण देखें तो हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के चूरू जिले के हासियावास तक 265 किलोमीटर लंबी 3 पेरेबल पाइपलाइन डाली जाएगी। लाभान्वित जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू को 577 आर्ट संस्कृति से जुड़ी एक नई साइट की खोज की, जो भारत को 2 महान सभ्यताओं के बीच संबंधों का उजागर करती है। आहड़ और हड़प्पा का संबंध। यह खोज सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा और आहड़ सभ्यता के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों की पुष्टि करती है। जहाँ हड़प्पा एक शहरी व्यवस्था थी, वहीं आहड़ एक समृद्ध ग्रामीण संस्कृति थी, जो धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ गई थी। प्रमुख साक्ष्य देखें तो यहाँ से लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की पेंटिंग है, जो आहड़ संस्कृति के सिग्नेचर श्रेणी है। नुकीले चर्ट पत्थर के अवशेष मिले हैं, जिनका उपयोग औजार बनाने या आग जलाने के लिए होता था। अनाज की खेती के सबूत मिले, जो धातु और के जेवरात भी मिले हैं। त्रिकोण संबंध की संभावना। यह साइट राजस्थान की 3 प्रमुख संस्कृतियों आहड़, सिंधु घाटी और गणेश्वर जोधपुरा के बीच संबंधों को समझने में मदद करेगी। यह नागौर में हमें मिले हैं। विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ वांगड़े ने राज्य के 2 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय MLSU उदयपुर में प्रोफेसर कैलाश डागा को कुलपति नियुक्त किया गया है। कि डॉक्टर कैलाश डागा को MLSU उदयपुर में नियुक्त किया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को यहाँ नया कुलपति बनाया गया है। ब्रज
का संबंध कृष्ण से है और कृष्ण का अन्य नाम मदन भी है। तो हम इसे देख सकते हैं। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मदन सिंह को यहाँ का कुलपति बनाया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, केंद्र से फंडिंग की तैयारी। राजस्थान की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना के लिए वित्तीय प्रक्रिया में तेजी आई है, जिनमें परियोजना का विवरण देखें तो राजस्थान की राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC ERCP को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी मंजूरी की दिशा में आगे बढ़ाया है। फंडिंग मॉडल देखें तो राजस्थान सरकार इस पर 89,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए केंद्र से 90% की फंडिंग की मांग कर रही है। इसे मध्य प्रदेश, यूपी की केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर पोषित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक इकाइयों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य शामिल हैं। कृषि क्षेत्र, रासायनिक खाद, यूरिया, DAP की महत्ता और चुनौतियां। विशेषज्ञों के अनुसार केवल जैविक खेती के भरोसे भारत जैसे विशाल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। खपत का विवरण देखें तो राजस्थान में हर साल 8,000 करोड़ रुपए के यूरिया, DAP की खपत हो रही है, जिसमें खपत के मामले में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर है। क्यों जरूरी है यूरिया, DAP? तो बढ़ती आबादी के लिए अधिक अनाज उत्पादन हेतु नाइट्रोजन और फास्फोरस के माध्यम से फसलों की शुरुआती वृद्धि के लिए रासायनिक खाद फसलों को तुरंत पोषण प्रदान करती है। आयात पर निर्भरता, भारत में उर्वरकों का आयात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में यूरिया, DAP, MOP और NPK के आयात पर लगभग 86,500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। समाधान देखें तो कृषि वैज्ञानिक संतुलित पोषण प्रबंधन और इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट को व्यवहारिक रास्ता मान रहे हैं। तकनीकी सेमिनार, संरचनात्मक गतिशीलता और सुरक्षा, जोधपुर में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और MBM 1972 वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एक तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है संरचनात्मक गतिशीलता में संगठनात्मक एवं प्रायोगिक विधियों का समन्वय। भूकंप और अन्य गतिशील भारों के दौरान संरचना और स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और प्रायोगिक तकनीकों का समन्वय। जोधपुर में उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोलाल शेखावत की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें इसकी ऊंचाई है 12 फीट और इसका वजन लगभग 1100 किलो है। इसकी सामग्री है पंचधातु, जिसमें तांबा 85%, टिन 0.05%, शीशा 0.5%, जिंक और जस्ता 0.5% रखा गया। प्रतिमा का निर्माण में लगभग 20 लाख रुपए और उसके 9 फीट ऊंचे सैंडस्टोन पेडेस्टल आधार स्तंभ के निर्माण पर 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके मूर्तिकार नरेश कुमावत ने इसका निर्माण पंचधातु तकनीक से किया है। कार्यक्रम का विवरण देखें तो राजस्थान में जोधपुर के रतनाडा मुख्य मार्ग पर स्थित नगर निगम दक्षिण के पार्क में से कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अध्यक्षता करेंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर यह किया जा रहा है। राजनीतिक विरासत, बाबूसा की चोट, भैरव सिंह शेखावत। बाबूसा को अंत्योदय योजना का प्रणेता भी बताया गया, जिसकी प्रशंसा विश्व बैंक ने भी की थी। उन्होंने 8 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़कर लगभग 10 बार विधानसभा पहुंचे थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य अदालती आदेश बिना अनुमति कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि किसी भी पेड़ को कानून के तहत पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटा जाएगा। समिति का गठन किया जाएगा। कटाई की सूचना राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को देनी होगी। सख्त टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति अरुण मोगा, संदीप शाह और खंडपीठ ने कहा है कि तकनीकी विकास, सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना गंभीर चिंता का विषय है। ऐतिहासिक और पर्यावरणीय संदर्भ देखें तो ऐतिहासिक बलिदान। कोर्ट ने 1730 में खेजड़ी की रक्षा के लिए खेजड़ी में हुए बलिदान का संदर्भ लेते हुए शासकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए फरमान जारी करने की याद दिलाई है। दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्ष। कोर्ट ने खेजड़ी को एक दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्ष माना जो कठोर जलवायु में जीवित रह सकता है और रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। विवाद का कारण है याचिकाकर्ता विजय बिश्नोई के अनुसार राज्य सरकार की सोलर पावर नीति की आड़ में बड़े स्तर पर हरियाली खत्म की जा रही है। सूर्य नगरी के प्रथम विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण। जोधपुर में एक अद्वितीय सूर्य मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है, जो आस्था और वास्तुकला का संगम है। सूर्य किरण अभिषेक। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि उगते सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान सूर्य नारायण के चरणों का अभिषेक करेगी। निर्माण सामग्री इसके लिए एलिवेशन में छित्तर का पत्थर का उपयोग किया गया और बारीक नक्काशी के साथ संगमरमर की
भव्यता इसे निखार रही है। यह मंदिर चौपासनी हाईवे डालीबाई मंदिर के चौराहे के पास स्थित है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 16 वर्ष पहले 25 नवंबर 2010 को शुरू हुआ था। भूमि आवंटन 2002 में समाजसेवी भंवरलाल साकला ने एक समिति बनाई और लंबे प्रयासों से 2008 में यूआईटी ने इसके लिए 3.5 बीघा भूमि आवंटित की थी। वर्तमान स्थिति देखें तो मंदिर का 90% से अधिक का कार्य पूरा हो चुका है और पिलर्स का अधिकांश निर्माण हो चुका है। मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव अपने 7 अश्वों वाले दिव्य रथ पर विराजमान होंगे। इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा, शिव परिवार, भगवान गणेश और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी स्थापित की जाएगी। इन मूर्तियों का निर्माण जयपुर में कराया जा रहा है। भोगीशेल परिक्रमा। भोगीशेल परिक्रमा मारवाड़ का प्रसिद्ध महोत्सव है जो इस बार 25 से 31 मई तक आयोजित होगा। इसके प्रचार के लिए घंटाघर से प्रचार रथ को रवाना किया गया है। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन ने पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। जयपुर स्टेशन को यह सम्मान स्टेशन में परिसर में निम्नलिखित मानकों के बेहतर प्रबंधन के लिए किया गया, जिसमें स्वच्छता, ग्रीन एनवायरनमेंट, यात्री सुविधाओं का प्रबंधन। यह मुख्य रूप से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली AMS की सफलता को दर्शाता है। लुप्त सरस्वती नदी के वैज्ञानिक साक्ष्य। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम की पौराणिक मान्यता को अब विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। अनुसंधान संस्थान हैदराबाद स्थित CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। सदियों से जिसके केवल आस्था की दृष्टि से अदृश्य माना जाता था, उसे ठोस वैज्ञानिक आधार मिल गया है। यह शोध प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की उस प्राचीन मान्यता को पुष्टि करता है जहाँ तीनों नदियों के मिलने की बात कही जाती है। जेनेटिक रिसर्च सिंड्रोमिक ARM। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने मिलकर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के जेनेटिक आधार पर एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया है, जिनमें यह शोध सेल प्रेस ग्रुप के आई साइंस के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सेल ग्रुप के आई साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रमुख शोधकर्ता है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU के प्रोफेसर प्रवीण माथुर और उनकी टीम। जीनोमिक विश्लेषण का नेतृत्व मणिपाल यूनिवर्सिटी के जयपुर के डॉक्टर प्रशांत N सुरावझाला और JNU जयपुर के डॉक्टर कृष्ण मोहन मेडिचेरला ने तीनों ने मिलकर इसका शोध किया है, जो आई साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह बहुसंस्थागत शोध चिकित्सा क्षेत्र में जेनेटिक विकारों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में MSP में वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों में MSP में बढ़ोतरी की गई है, जिनमें हम देखें तो बाजरा में 56 रुपये की बढ़ोतरी तय की गई, जिससे नया MSP 2900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। धान में 72 रुपये का इजाफा किया गया, नया मूल्य 2441। सूरजमुखी में 622 रुपये का सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। इसके साथ इसका नया MSP 8,343 रुपये हो गया है। अन्य फसलें जिसमें तुअर में 8,450, मूंग में 8,780, उड़द 8,200 रुपये प्रति क्विंटल, तिल 10,334 रुपये के मूल्यों में वृद्धि की गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार MSP उत्पादन लागत से कम 50% से ज़्यादा है। किसानों को कुल अनुमानित भुगतान 2.60 लाख करोड़ रुपए के होने की संभावना है। MSP के थ्रू वैदिक जीवन शैली और संस्कारों का प्रशिक्षण। जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित वेद स्वाध्याय पीठ गुरुकुल द्वारा बच्चों को मोबाइल से दूर करने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर 17 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें 27 दिवसीय निःशुल्क शिविर है। इसमें यज्ञ, मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, वैदिक संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयु वर्ग के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 5 से 8 वर्ष म्यूजिक, मेडिटेशन, स्त्रोत, 9 से 15 वर्ष तक के त्रिकाल संध्या, पंचांग देखना, रुद्राष्टाध्यायी पाठ और 16 से 20 वर्ष तक कर्मकांड का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विवाह संस्कार, गृह शांति विधि सिखाई जाएगी। यह गुरुकुल पिछले 12 वर्षों से अब तक 5,000 बच्चों को प्रशिक्षित कर चुका है। फुटबॉल। राजस्थान के 13 वर्षीय युवा फुटबॉलर अभिजोत का चयन प्रतिष्ठित रिलायंस फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी में हुआ है। अभिजोत का चयन इस एकेडमी में जगह बनाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 840वीं जयंती। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी के अनुसार 840वीं जयंती है। 350 साल पुराने चित्रों से शौर्य गाथा अनोखा ग्रंथ पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार सीपी देवल पिछले 4 साल से एक विशेष रासो पेंटिंग पुस्तक पर काम कर रहे हैं। चित्रों का संग्रह। यह पुस्तक उदयपुर शैली के 350 साल पुराने 602 चित्रों और उन पर लिखे गए राजस्थानी दोहों पर आधारित है। ऐतिहासिक स्रोत। ये चित्र उदयपुर, जयपुर, अजमेर और आबू रोड के राजकीय संग्रहालयों से लिए गए, जिन्हें महाराणा जय सिंह, संग्राम सिंह के समय चित्रकारों ने हाथ से बनाए थे और प्राकृतिक रंगों से बनाया था। यह पुस्तक अगले 3 महीने में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित होगी। चित्र का विवरण देखें तो समाचार में एक युद्ध भूमि में चित्र दिखाया गया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान एक घोड़े पर पीछे संयोगिता बैठी हुई है। चित्र संख्या 578 के दोहे का अर्थ है कि पृथ्वीराज के धनुष से निकलने वाला एक बाण शत्रु सेना को 1 लाख के बराबर नजर आता है। जयंती का कार्यक्रम। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत के अनुसार जयंती का मुख्य कार्यक्रम 17 मई को उनके स्मारक पर आयोजित किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बिजासन माता मंदिर रोपवे का निर्माण। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ स्थित प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस रोपवे के निर्माण में लगभग 15 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शिलान्यास 24 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। श्रद्धालुओं को लाभ। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। रोपवे शुरू होने के बाद बुजुर्गों, दिव्यांगों सहित सभी श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई से राहत मिलेगी। शिलान्यास के 2.5 महीने बाद अब निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से रिलेटेड कुछ MCQs और क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। यमुना जल समझौते और पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना से राजस्थान को 577 MCM पानी प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। पाइपलाइन के जरिए हथनी कुंड बैराज से चूरू, सीकर, झुंझुनू तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान और हरियाणा के बीच इस हेतु 17 फरवरी 2024 को MOU हस्ताक्षरित किया गया। अतः हमारे तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें हमारा आंसर होगा डी। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को उनके संबंधित जिलों के साथ सही मिलान कीजिए। पत्थर आधारित टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा दौसा में। बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन BIS टेस्टिंग लैब का लकड़ी उत्पाद पर चूरू में। बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सेंटर बालोतरा में। सोनामुखी क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस फलोदी में। चारों ही सुमेलित है, इस वजह से हमारा आंसर होगा डी। चारों ही सुमेलित है। पत्थर आधारित फैसिलिटेशन सेंटर दौसा में और लकड़ी उत्पाद चूरू में और टेक्सटाइल आधारित बालोतरा में और सोनामुखी फलोदी में निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में हाल ही में चर्चा में रहे MRO फैक्ट्री के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। यह फैक्ट्री किशनगढ़, अजमेर में स्थापित की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। NCR क्षेत्र की पहली विमान मरम्मत फैक्ट्री होगी। बिल्कुल करेक्ट है। इसका निर्माण फलोदी जिले में नहीं, इसके लिए 5000 एकड़ भूमि का आवंटित किया गया। नहीं, हमारा बिल्कुल सत्य कथन होगा बी। NCR क्षेत्र की पहली विमान मरम्मत फैक्ट्री होगी, जिसका निर्माण कोट कासिम अलवर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए कथनों में से A और R का व्याख्या करनी है। हम तो कथन A हम देखें। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की बिना अनुमति कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। कारण R है क्योंकि राज्य सरकार की सोलर पावर नीति की आड़ में तकनीकी विकास के नाम पर बड़े स्तर पर खेजड़ी के वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सोलर पावर की आड़ में तकनीकी विकास के नाम पर खेजड़ी वृक्षों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से हाई कोर्ट ने कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि यह निर्णय प्रधानमंत्री की ईंधन बचत की अपील के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के कारण ही राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल खपत कम करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना के वित्त पोषण के संबंध में राज्य सरकार की क्या मांग है?
केंद्र से 50% सहायता, केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर 90% केंद्रीय फंडिंग की मांगे, विश्व बैंक से 100% ऋण, केवल मध्य प्रदेश सरकार के साथ लागत साझा करना। इसमें हमने हमारे सेशन में देखा था कि केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर 90% केंद्र की फंडिंग रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए मांगी है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसलमेर में घोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के संदर्भ में विशेष टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। हमने हमारे सेशन में अच्छे से जानकारी ली थी। रामदेवरा बिल्डिंग सेंटर में विशेष टनल का निर्माण किया जा रहा है ताकि उन्हें प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। हाल में नियुक्ति कुलपतियों के संदर्भ में सही सुमेलित है। कैलाश डांगा का MLSU उदयपुर बिल्कुल सही है। मदन सिंह राठौड़ महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर दोनों ही सही है। तो हमारा उत्तर होगा सी। टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य का क्या है। साइबर ठगी होने के बाद धन वापसी की रिपोर्ट करना, संदिग्ध साइबर गतिविधि और ठगी के प्रयासों की रिपोर्ट करना, ई मित्र सेवाओं की जानकारी प्रदान करना, प्रतियोगी परीक्षाओं के रोल नंबर सत्यापन करना है। टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य है संदिग्ध साइबर गतिविधि और ठगी के प्रयासों की रिपोर्ट करना। साइबर ठगी होने के बाद अलग वेबसाइट और अलग चैटबोर्ड पर हम शिकायत कर सकते हैं। जोधपुर में अनावरण की गई पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसकी ऊंचाई 12 फीट है और वजन 1100 किलो है, बिल्कुल सही है। प्रतिमा पूर्णतः शुद्ध सोने से चांदी से बनी है। इसके मूर्ति का नरेश कुमावत पंचधातु तकनीक से बनाया है, बिल्कुल सही है। प्रतिमा में 85% तांबे का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। तो यह सोने और चांदी से नहीं बनी है, इसमें पंचधातु से बनाया गया है। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम शिक्षापाठ मेक इट इजी जो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF उपलब्ध करवाई जाती है। थैंक यू।